अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, स्टूडियो में नहीं ऑनलाइन मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कॉलम नगार और सहाफ़ी तजियाकार मोहतरम जनाब फैज रहमान साहब, जो वाशिंगटन से ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैज सर। राना साहब, थैंक यू। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बल्कि बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, नबील नकवी, नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर से हमारे साथ लाइव साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील। जी वालेकुम सलाम अदील। सही, मैं चलता हूँ आगे प्रोग्राम की जाना। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इसी प्रोग्राम में हम क्योंकि गुजरपुरा वाक़े के हवाले से भी खबरें हैं और उसका जिक्र करेंगे, और उसी हवाले से एक माहिर कानून की राय भी है जो आपके साथ अहम नुकात पे हमने गुफ्तगू की है, जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब की जानिब। फैज़ साहब, गुजरपुरा वाक़या और ज़्यादती केस प्रोसेस में है, सारे का सारा मामला जो है, लेकिन मरकजी मुलज़म जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ताज़ा कार्रवाई जो रात की है वो ननकाना में फिर ऑपरेशन किया गया और ये सिलसिला काफ़ी वसी होता जा रहा है। लेकिन अभी तक जो मरकजी मुलज़म है आबिद, वो मफरूर है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस सान्हे के हवाले से आपके कमेंट्स, और उसके साथ साथ जो कार्रवाई चल रही है उसके हवाले से चाहूँगा कि तफसीलन थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। देखिए राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। अच्छा, अब जहां तक इस मामले पर एक जो अंधोनाक वाकया है, इस पर इतना कुछ कहा जा चुका है, इसकी नेचर पर और जिस तरह से वाकया हुआ, जाहिर है कि हर वो पाकिस्तानी, हर वो इंसान जिसने इस वाकये के बारे में पढ़ा है, सुना है और जो तफसीलात देखी हैं, उससे सिवाय दिल दुखने के और ये जहन में एक एक तकलीफ दे ख्याल बार बार आने पर के क्या हमारा माशरा अब तक यहीं पहुंच पाया है कि हम अभी भी ऐसे वाकयात, और ये माफ़ कीजिएगा, ये पाकिस्तान का कोई एक वाहिद वाकया नहीं है, यह के बाद दीगरे ऐसे वाकयात होते आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो अफसोस का पहलू है हम सब के लिए, ये आइंदा भी होते रहेंगे, क्योंकि हमारे, और इसमें मैं सिर्फ देखिए एक पुलिस को या कुछ पॉलिटिशियंस को या मौजूदा हुकूमत को महज उनका एक कसूर नहीं है, उनका हिस्सा है, लेकिन ये हम सब की एक जिम्मेदारी है एक माशरे के तौर पर कि हमने ये माशरा ओवर द ईयर्स, मैं सिर्फ ये चंद सालों की, चंद दहाइयों की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल का जो तसलसल है हमारे इस माशरे का, उसमें हम लोगों ने अपने आप को कहाँ तक पहुंचाया है, जबकि दुनिया, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में भी ये वाक़यात हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं एज़ वी स्पीक। लेकिन वहां पर जो इसका रद्द-ए-अमल होता है और वहां पर जो इसकी प्रोसिक्यूशन है और वहां पर इसकी जो एग्जीक्यूशन है, पूरे लॉ के एनफोर्समेंट, वो बहुत डिफरेंट है और लगता है कि हाँ एक सिविलाइज्ड उसमें आप रह रहे हैं। यहाँ पर जो मुझे अफसोसनाक एक अंधोनाक वाकया है, लेकिन जो उस पर जो रद्द-ए-अमल है हमारी सोसाइटी का ओवरऑल, वो अफसोसनाक है। हमने बातें शुरू कर दी कि लोगों को चौराहे पे लटकाया जाए। देखिए सेंसिटिव मामला है, मैं इस पे बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता है कि जाहिर है हमारे अपने जज्बात हैं पाकिस्तानियों के, हम ये चाहते हैं कि फौज पर जस्टिस, इंसाफ होता देखा जाए। लेकिन जो भी बातें देखिए हो रही हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं बाकायदा असेंबली में इस मामले पे, तो और फिर जो इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए हैं इस हवाले से, मैं समझता हूं कि उसका ताल्लुक ज्यादातर जज्बातियत से है बनिस्बत हकीकत पसंदी से। उनको एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मेरा ख्याल है, मेरा नाक़िस ख्याल हो सकता है ये, कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि थोड़ा सा एक ज्यादा एक ऐसी लाइन इख्तियार करते जो कि लोगों के जज्बात को बजाय और बरंगेख्ता करने के और महज उभारने के, एक हमको कुछ सोचने पर मजबूर करे बहैसियत सोसाइटी। ये एक माशरती मसला है, रेप का जो मसला है, और इसमें देखिए हमारी जो ख़वातीन ने जो बातें की हैं
बहुत से जुलूस भी निकले हैं, बहुत से सिविल सोसाइटी के लोग भी आगे बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अपनी जो जबान है, जो हम अल्फाज इस किस्म के जराइम को डिस्क्राइब करने के लिए, छापने के लिए अखबार में या टीवी पे आकर जो बयान करते हैं, तो उसमें वो पहलू यही होता है कि हम इससे पहले कि कोई और नतीजे पे पहुंचा जाए, कानून अपना रास्ता अख्तियार करे, हम विक्टिम को, हम जो शिकार कुनिंदा है उस क्राइम का, उस जुर्म का, उसको जो है उसकी पूरी शख्सियत को तार तार कर देते हैं। मेरा हवाला आप जानते हैं मैं किस तरह कह रहा हूँ कि खबरों हमने ये सुना कि असमत दरी कर दी गई, इज्जत लूट ली, बहुत सारे ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल किए गए। हाँ, और ये एक माशरती पहलू है इसका, और इसमें जाहिर है कि हम वो लोग, मैं और आप समेत तमाम ख्वातीन और हजरात जो मीडिया में शामिल हैं, वो उसको देखिए, इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, कॉल अ स्पेड, कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बयान करने की हम में सकत होना चाहिए। और हम, मुझे अच्छी तरह याद है अपने राणा साहब कुछ अरसे पहले एक बड़े उनका इंतकाल हो चुका है, बड़े मशहूर मजहबी रहनुमा थे। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में, मैं को 7-8 साल पहले गालिबन बात है ये, कि उसमें, और वो बड़ा मशहूर क्लिप हुआ था सोशल मीडिया पे भी, और बड़े अहम आदमी, बड़े जिम्मेदार आदमी थे। उनकी इसमें कोई शक नहीं कि काफी एक मुकाम है उनका सियासत में और मजहब के हवाले से। तो उन्होंने जब ये रेप के हवाले से जो बातें की थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कि जी हम ये चाहते हैं कि रेप को और जराइम को और बुराइयों को माशरे से जड़ से उखाड़ के दे दिया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि औरतें, जरूरी नहीं है कि हर जो अगर जुर्म हो जाए तो वो जाकर उसकी तशहीर करें और उसको बाकायदा रिपोर्ट करें। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बहुत अहम लोग हैं हमारे पास जिनके ख्यालात हैं कि जो इसको किसी हद तक कोई बहुत बड़ा वाकया, कोई बहुत बड़ा जुर्म ही नहीं समझते, यानी वो समझते हैं हाँ ठीक है जी, हो गया। ये बहुत सारे लोगों का अपना अपना माइंड सेट है, और वाकई ही ऐसी बहुत सारी गुफ्तगू और लाजम बात है, जब सूरत हाल ऐसी हो जाती है तो बहुत सारी आरा और गुफ्तगू होती हैं और जो मंजरे आम पे आती हैं। लेकिन फैज साहब, हमें क्योंकि एक मामला है और इस वक्त हालिया जो सूरत हाल है वो सारी की सारी हुकूमत और उसके सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो लाजम बात है हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसी हवाले से कि क्या मुहर्रकात हैं, मैं बल्कि चाहूंगा अभी थोड़ा सा रुख करना चाहूंगा नबील नकवी की जानब, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानब से हो रही हैं, हुकूमती अरकान की जानब से, वजीर आला, सूबाई वजीर कानून और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, और कल भी एक इसी हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसका जो है ना, यूं कहने के सूरत हाल या हालिया जो माहौल वहां पे रहा वो सारा नबील नकवी वहां से रिपोर्ट करते रहे। तो मैं नबील नकवी से जरा जानना चाहूंगा कि नबील, क्या सूरत हाल आपने वहां पे देखी, क्योंकि फयाज चौहान साहब जो वजीर इत्तलात हैं सूबाई, उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो इस वक्त मरकजी मुल्ज़िम है वो ताहाल नहीं पकड़ा गया, और बाकी मामला जो उन्होंने डिस्कस किए वो क्या थे, मैं जानना चाहता हूं कि आपने तो करीब से वो पूरी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट की है, तो बॉडी लैंग्वेज भी जरूर बताइएगा। अदिल, जहां तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है तो पहले दिन से हुकूमती अरकान, खासतौर पर पंजाब हुकूमत के वज़ीर, जिनमें राजा बशारत साहब काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आए, और वज़ीर आला पंजाब देखने में तो काफ़ी हद तक मुतहरिक नज़र आए। और पिछले हफ्ते जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राजा बशारत साहब भी बैठे, वज़ीर कानून जो पंजाब में, फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी बैठे, इनाम गनी साहब भी थे और फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे, उसमें काफी बड़े बड़े मतलब फैसले सामने लाए गए। खास तौर पे सबसे बड़ी बात यह कि जी जो इन मुल्जिमान तक पहुंचाने की में मदद करेगा उनको 25-25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनाम गनी साहब ने कहा कि जी हमारे पहुंचने से पहले जो मरकजी मुल्जिम है आबिद, वो अपनी बीवी समेत जो है वो घर छोड़ के भाग गया। उसके बाद जब गुज़श्ता रोज जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक चीज तो ये बताई कि जो मुतासरा खातून है, उन्होंने जो मुल्जिम आबिद है और शफकत है, उसको मुल्जिमान यही है, एक चीज ये कंफर्म हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा मवाजना करता हुआ चलूं, जो लास्ट सैटरडे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
उसमें 2 मुल्जिमान के जो नाम सामने आए, एक इसका वकारुल हसन का आया और एक आबिद का आया। अब आबिद और वकार तक पहुंचने के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 25 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया और साथ साथ आईजी पंजाब साहब ने यह कहा कि जिस तरीके से मुल्जिम आबिद जो अपनी बीवी के समेत वहां से फरार हुआ और हमने उसके घर से अहम दस्तावेजात और उसकी बेटी को हम लेकर मतलब आ गए, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरीके से दूसरा जो मुल्जिम था उस वक्त तक वकारुल हसन, वो भी किला सतार शाह के इलाके से जो था वो फरार हो चुका था। लेकिन कहानी उस वक्त असल में पलटी जब बिल्कुल अगले दिन जो है या उससे 1-2 रोज बाद जब वकारुल हसन ने खुद पहुंच के जो है जो कहते हैं ना खुद गिरफ्तारी दे दी मॉडल टाउन में जाके जी कि मैं आ गया हूं। और उसके बाद उससे जो तफ्तीश हुई उसमें 2-3 नाम जो सामने आए, उसमें जो वकार ने असल नाम लिया शफकत का जो निशानदाही की गई वकार की जानिब से, वकार की जानिब से निशानदाही की गई। दौरान तफ्तीश जो इसने शफकत ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ 1-1.5 महीने से शफकत और आबिद जो है वो मिलके कार्रवाइयां कर रहे हैं, मिलके डकैतियां कर रहे हैं। उसकी उस पे जो तफ्तीश का दौरान तफ्तीश जो उसने निशानदाही की, उस दौरान जो है शफकत वकार हसन से पहले उसके 2 बिरादर निस्बती को भी पकड़ लिया गया, जो अब्बास नाम सामने आया था और उसकी मुझे एक कंट्रोवर्शियल चीज पूछनी है, क्योंकि कल फयाज चौहान जो बात कर रहे थे उनका यह कहना था कि वकार खुद पेश नहीं हुआ, उसे पकड़ा गया है। तो क्या कोई वाकई ऐसी सूरत हाल भी सामने आई है? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उसकी मुखबरी हुई, शहर के इलाके के लोगों ने बताया जब 25 लाख का इनाम उसका ऐलान किया गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि उसे वाकई पकड़ा गया कि वो पेश ही हुआ? देखिए अदील, फयाजुल हसन चौहान साहब जो है ना वो बहुत अच्छे तर्जुमान है, बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, उन्हें बात संभालनी आती है। अगर उसने उनको पहले ही उसने वकारुल हसन को गिरफ्तार करना था तो वकारुल हसन पे 25 लाख रुपए का इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको पता था कि वकार पर अगले दिन ही पकड़ा जाने वाला है तो मतलब कोई किसी और तरीके से किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि उस दिन तक जो मतलब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज्यादा जिक्र इस वक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ज्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें वजीर आला पंजाब बैठे थे, इनाम गनी साहब बैठे थे, पूरी उस वक्त तक 9 सितंबर से 12 सितंबर बहुत सारे लोग यानी लोग मुतवज्जे थे और सुनना चाहते थे कि कार्रवाई कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल, वही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरा पाकिस्तान सुन रहा था, पूरा पाकिस्तान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था और सब यही उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि इतनी बड़ी प्रेस, क्योंकि पहले जो हम लाहौर के नुमाइंदगान तक जो मैसेज कन्वे किया गया उसमें सिर्फ राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान का नाम सामने आ रहा था कि ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था, 6:20 पर जो है वो अनाउंसमेंट हुई कि जी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ आईजी पंजाब इनाम गनी साहब करेंगे। तो जो वहां मीडिया नुमाइंदगान बैठे थे मतलब उनमें भी चमक हुई शुरू हो गई। वैसे आम लेवल पे भी जैसे हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम लोग खुद तज़िया देना शुरू हो जाते हैं, सब यही समझ रहे थे कि जो असली मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हो गए, इसलिए जो वज़ीर आला पंजाब में खुद आके जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2 तस्वीरें दिखाई, उनमें एक आबिद था, एक जो था वकार था। अब एक जो आबिद था वो तो मरकजी मुल्जिम है। अब इतने दिन गुजर गए सब कुछ, अगर हम सिर्फ ये कह के ना आप चाहे ये प्रोग्राम 1 घंटे का करें या 10 घंटे का डील करें, जो हासिल वसूल है वो ये है कि पुलिस और पंजाब हुकूमत जो है वो मरकजी मुल्जिम तक पहुंचने में अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बल्कि यही बात में नबील सिलसिला गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और मैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्योंकि जो कल हुई है उसका भी बहुत इंपैक्ट है और ताजा कार्रवाई में अभी तक फिर दोबारा जो है ना वो नहीं पकड़ा गया मरकजी मुल्जिम। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले मैं फैज साहब से यही पूछूंगा कि ये सारी की सारी सूरत हाल फैज साहब आप कैसे देख रहे हैं कि इतना बड़ा वाकया सानहे में तब्दील हो गया, फिर कार्रवाई ऐसी हो रही है, फिर हुकूमती अरकान आला ओहदेदारान जो है कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मरकजी मुल्जिम तक पहुंचा नहीं गया। तो आखिर क्या वजूहात, आपको क्या नजर आता है कि कहां पे कोई लेथार्जी है, कोई फ्लॉज हैं, कोई खामियां हैं? ना अहली है खुली ना अहली है। देखिए जैसा से उसको भगाया गया है, जो बाकायदा पता नहीं या तो मुखबिरी हुई है
ये गए कहीं और जाके, जो राना सनाउल्लाह साहब और बहुत से लोगों ने जो बातें की हैं इस मामले पे, कि पहले आपने उसको कहीं पुलिस पार्टी को कहीं और भेजा, वहां से उसको मुखबिर मिली कहीं और वो ठहरा हुआ था, वहां से फिर जो भागा है तो अब तक आपके हाथ नहीं आया। तो देखिए ये हमारी 100% नाअहली है, और नाअहली है ऑल द वे अक्रॉस द बोर्ड, ये किसी एक लेवल पे नहीं है, पूरे लेवल पर है। और देखिए राना साहब, असल बात यह है कि चूंकि ये मामला सोशल मीडिया की वजह से, और एक चूंकि फॉरेन नेशनल थी खातून, उस वजह से बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। जो मैंने आपसे जो बात की वो ये कि ये मामला तो पूरे मुल्क में आपके हो रहे हैं, और आपको कई बार तो मालूम भी नहीं होता कि कुछ ऐसा वाकया हुआ है, अगर होता भी है तो छोटे। और इस वाकये के बाद तो बहुत ज्यादा जो रेशो है ना इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसे जराइम की। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं अर्ज कर रहा था, हमारा माशरती मसला है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि देखिए अब ये इन्होंने, अब उसको आपने बीच में मजहब लिया है, मजहब को बुला कर जनाब के नहीं वो हम इस्लाम में इसकी ऐसी सख्त सजाएं हैं। हालांकि अगर देखिए, अगर आप मजहब के हवाले से देखे जाएंगे तो वहां तो कोई गवाही नहीं है मौजूद किसी का, सिवाय खातून के इल्जाम के, वहां तो कोई गवाही नहीं है। तो अगर आप उस लिहाज से आप बात आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई कर रहा है ऐसे, कोई मौलाना साहब या ऐसी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बराह रास्त ये कह रहे हैं कि उन मुलजमान को जो है छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई गवाह वहां मौजूद नहीं है। खुद जो मोहतरमा जिनके साथ ये ज्यादती हुई है और जिनके साथ ये जो वाक़या हुआ है, तो अगर आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि नाअहली है, आपने 5 आईजी बेचारे, असल मसला ये मुझे तो अफसोस है। आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं नाअहली है, गफलत है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, उसके अलावा करप्शन भी है। सही, मैं फैज साहब गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब, बल्कि इसी खबर की मजीद कार्रवाई की जानब बढ़ते हैं। और मैंने आगाज में एक जुमला कहा था कि हमारे साथ माहिर कानून एमल कासी साहब, हमने उनसे कुछ आरा, अहम नुकात के हवाले से उनकी राय ली है, और यूं कहने के लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गुफ्तगू हमारे साथ की है। तो उसके कुछ हिस्से हमने जो सवाल किए वो आपके सामने भी मैं आपको भी सुनवाता हूं। और सबसे पहले हमने उनसे यही बात पूछी कि सरेआम सजा देने का मामला जो है, ये ज्यादती केस के मुल्जमान को सरेआम जो सजा देने की बात हो रही है, उस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरा अपना व्यू ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि जी पब्लिक पनिशमेंट्स होनी चाहिए, पब्लिकली कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे सोशल डेटरेंस के लिए भी ये बड़ा जरूरी है, एंड वी हैव सीन सोसाइटीज वेयर दे हैव स्पेशल पनिशमेंट्स फॉर स्पेशल क्राइम्स एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड ओपनली इन पब्लिक। तो वहां पे एक सोशल डेटरेंस आ जाती है एज अगेंस्ट वो सोसाइटीज जो खास तौर पे इंडो पाक में, जहाँ पे हमारी, मैंने जैसे बोला कि प्रोसिक्यूशन ही अपना काम पूरी नहीं कर पाती, तो वो एक चांस लेने पे फिर उनको कोई शाइनेस नहीं रहती। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं कि यार पिछले 2 केसेस में भी जमानत हो गई, केस सही नहीं बना था, वकील अच्छा बन गया, मिल गया, जो भी है, तो चांस ले सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि हमने जो उनसे पूछा था कि सरेआम सजा देने के हवाले से उनकी राय क्या है, वो राय तो आपने सुनी, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और उनसे सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि जब से ये वाकया हुआ है तो ये इन जराइम की रेशो बहुत बढ़ गई। तो हमने ये भी पूछना चाहा कि आखिर आपको इन जराइम के बढ़ने की वजूहात क्या नजर आती हैं, और एक्चुअल हमारा पूछना यही था कि क्या कोई कानूनी मराहल में कोई खामियां या फ्लॉज ऐसे नजर आते हैं, या कोई और वजह है। तो क्या कहा एमल कासी साहब ने, वो भी आप सुनिए। Personally think as a lawyer, I personally think this, yes, implementation of law का भी मसला है, फिर how the prosecuting agencies, the way they collect evidence, the way they proceed with cases in courts, चालान वगैरह जिस तरह जमा करते हैं, investigation जो उसमें flaws day first से होते हैं काफी सारे। ये जो एक लेमैन उसमें आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जुडिशियल सिस्टम खराब है, जुडिशियल उसमें कोई ऐसा नहीं होता। बेसिकली फ्लॉज जो है वो डे फर्स्ट से ही आते हैं, इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जहां प्रोसिक्यूशन अपने बेसिकली अपना काम प्रोसिक्यूशन सही नहीं कर पाती, एविडेंस सही नहीं कलेक्ट कर पाती, इन अकॉर्डेंस विद लॉ चीज़ों को तहवील में नहीं लेती, उनकी सील नहीं करती, चीज़ें प्रेजेंट नहीं करती द वे द लॉ प्रोवाइड्स फॉर। उसकी ये इन चीज़ों का फ़ायदा फिर ऑब्वियसली
जो भी अक्यूज्ड होते हैं वो कोर्ट्स में आके उठाते हैं एंड देन दे गेट बेल एंड इवेंचुअली केसेस उनके खिलाफ खारिज भी होते हैं, जो हम देखते भी हैं। तो ये एक आयरनी है हमारे इसमें सिस्टम में कि पुलिस की अपग्रेडेशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की थोड़ी सी ट्रेनिंग, उन पे ज़रा सा उनको समझाया जाए कि किस तरीके से होना चाहिए, वो है और वो नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये तो आपने वो वजूहात सुनी जो जुराइम के बढ़ने की हैं और वो माहिर कानून अहमद कासी साहब बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बहुत अहम नुक्ता भी उठाया और उस हवाले से भी उनसे पूछा कि पाकिस्तान का जो तफ्तीशी निज़ाम है उसको वो दूसरे ममालिक के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, यानी दूसरे ममालिक की निस्बत वो कैसा है। तो क्या कहा इस पर अहमद कासी साहब ने, वो भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि मेरे ख्याल से अगर 100 केसेस रजिस्टर होते हैं तो प्रोसिक्यूशन फेल्स इन 98 or 97% of the cases in proving them in court, whereas if you take this इस रेशियो को आप किसी और मुल्क में, यूरोप या कहीं और कंपेयर करें तो इट्स द अदर वे अराउंड, इट्स एक्चुअली द रिवर्स ऑफ इट। वहाँ 2%, वहाँ कन्विक्शन रेट इज 98% और 2% जो है वो एक्विटल है। यहाँ पे 2% जो है वो कन्विक्शन रेट है और 98% जो है वो एक्विटल रेट है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब तक ये बेसिक फ्लॉज नहीं होंगे, जब तक हैबिचुअल क्रिमिनल्स को ये होप होगी, ये उम्मीद होगी कि जी अच्छा वकील मिल जाएगा या अच्छा आईओ मिल जाएगा या कोई नालायक आईओ मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कोई ना कोई फ्लॉज होंगे जो हमारा अच्छा वकील निकाल लेगा और तो तब तक ये अनफॉर्चुनेटली ये इसी तरह ही रहेगा। डेथ चाहे इंडोर हो चाहे पब्लिकली हो, पर वो वहां तक पहुंचाए तो केस को, वो तो उससे पहले ही जो है वो फ्लॉज इतने होते हैं कि कोर्ट्स बेसिकली कोर्ट्स तो लॉ को देख के चलेंगी। अब लॉ जिस हिसाब से जो चीज बता रही है कोर्ट वही एक्सरसाइज करेगी। अगर वो केस ही नहीं बन पा रहा है, प्रोसिक्यूशन ने इतने इनक्यूरेबल डिफेक्ट्स ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में या जो भी प्रोसिक्यूशन ने केस डेवलप किया किसी के अगेंस्ट उसमें हो, इतने फ्लॉज हो, कोर्ट कैसे कन्विक्ट करेगी उसको। So in my personal opinion, it's basically you have to do a lot of work, correction करनी होगी, बहुत ज्यादा रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन की जो साइड है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उसको पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट करना और रिवैम्प करना पड़ेगा हर चीज को। नाज़रीन, आप सुन रहे थे माहिर कानून अहमद कासी साहब की राय और उन्होंने अपने हवाले से वो अहम नुकात जो हमने उनसे पूछे, सवालात किए, उनका उन्होंने जवाब भी दिया और अपनी अज़हार राय भी किया। और अब मजीद मैं इसी हवाले से गुफ्तगू का रुख करूंगा अपनी मेहमान शख्सियात की जानब और सबसे पहले मैं फैज़ रहमान साहब से बात करूंगा जो वाशिंगटन से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। फैज़ साहब, आपने ये सुना और स्पेशली वो सवाल जो सरेआम फांसी के हवाले से हमने उन्हें किया माहिर कानून होते हुए, तो उन्होंने भी बोला कि पर्सनली वो ये समझते हैं कि ये होना चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये कानून भी लाया जा रहा है, मसवदा तैयार किया जा रहा है और वाज़ेह तौर पे हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द हम कानून लाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप साइंटिफिक नॉलेज के तहत और एक डेटा जो पूरी दुनिया में जो अवेलेबल है, अगर उसके लिहाज से आप देखें तो जो पब्लिक पनिशमेंट्स हैं वो कामयाब नहीं है। और उसकी मिसाल देखिए, हमारे पास दुनिया में दो बड़ी मजहबी रियासतें हैं इस वक्त, सऊदी अरब और ईरान, जहाँ के ये पनिशमेंट्स दी जाती हैं। ईरान में बाकायदा फांसी पर लटकाया जाता है, सबको नहीं लेकिन एक पब्लिक फांसियां वहाँ भी होती हैं, और सऊदी अरब में जो है गर्दनें मारी जाती हैं बाकायदा जुम्मे की नमाज के बाद। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब कितने अरसे से ये सजाएं दे रहा है, कि कितने इसी तरह से उनकी सजाओं की वजह से कितने बेगुनाह लोग भी हमारे पाकिस्तानी हम लोग जानते हैं कि जिनके बैग्स में, अब तो शायद कुछ कम हो गया, पहले किसी ने कुछ उनके बैग्स में रखवा दिया, वहां पकड़े गए, ज़रासी मनशियात की बुनियाद पाई गई और उनकी गर्दन मार दी गई। लेकिन आप ये देखिए, ये जराइम अभी भी वहां पर भी तवातुर के साथ हो रहे हैं। उसकी मिसाल ये है, उसका सबूत ये है कि मुसलसल गर्दनें मारी जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटरेंस की बात जो कासी साहब ने की वो काम करती हुई इवन सऊदी अरब में भी नजर नहीं आ रही। यानी वहां अगर ऐसा होता है कि गर्दन मारने से लोग जराइम नहीं करेंगे और बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, माशरती बुराइयों की तरफ, तो अब तक वो जराइम खत्म हो चुके होते। ईरान का भी यही हाल है।
अच्छा, इसके अलावा देखिए जो बहुत से जो और इसमें कुछ हुए जहां फौजी हुकूमतें रही हैं या कम्युनिस्ट रिजीम्स में कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की जो अक्सर ममालिक हैं, एक कसीर तादाद अक़वाम की, अब वो इससे हट चुकी है। और कासी साहब ने अपने इसी सवाल का और इसी का जो अपने जो ख्याल की थोड़ी बहुत तरदीद, कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये बाती बयान में भी आ गई कि आपके पास असल तो एनफोर्समेंट नहीं है, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं है, करप्शन है। अच्छा, फिर मैंने जैसे कि माशरती मसाइल का जिक्र किया, वो सब कुछ है। और फिर दूसरी बात यह है, देखिए राणा साहब, कि अगर आप एक बिल पास कर भी लेते हैं तो आप ठीक है, आपका निजाम जो है पार्लियामेंटेरियन, आपकी वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी के तहत आप ये निजाम चला रहे हैं। आपके पास इस्लामी निजाम नहीं है, आपके पास कोई दूसरा कम्युनिस्ट निजाम नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कोई तीसरा चौथा हाइब्रिड निजाम नहीं, एक बिल्कुल प्योर एक वेस्टर्न। फैसल, आपकी बात अपनी जगह, यानी आपकी राय है, लेकिन अभी तक तो हुकूमती अरकान, इवन वजीर आजम इमरान खान बार बार ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उसको आप चाहे मुतालबा कह लें या ख्वाहिश कह लें, उन्होंने वाज़ेह बोला है कि सरेआम फांसी दी जाएगी। और इबरत का निशान तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, पहले भी हमने बहुत सारे वाकयात में ये देखा कि लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना नबील से ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह हमने बाहर कानून की ये राय ली थी तफ्तीशी हवाले से, कि हमारा जो तफ्तीशी निजाम है वो कैसा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोल दिया कि बहुत सारा काम करने वाला है, करना पड़ेगा। तो नबील, आप कैसे देख रहे हैं कि उन कॉन्फ्रेंसेस में जो तफ्तीश के हवाले से कहा जा रहा है, और अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है कि मरकजी मुल्ज़िम, जिसका वाज़ेह तौर पर सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कह दिया कि अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो ऐसी सूरत हाल को आप उन कॉन्फ्रेंसेस पर कैसे देख रहे हैं? बात यह अदील के तफ्तीशी निज़ाम किस हद तक हमारा सही चल रहा है। आप पाकिस्तान में होने वाले बाकी जराइम को छोड़ दें, बाकी जो हादसात हुए, खास तौर पे ज्यादती हादसात हुए हैं, उनको भी अगर हम इस वक्त थोड़ा सा एक साइड पे रखें, सिर्फ ये गुज्जरपुरा सानिया के जो हम थोड़ी सी बात करें, तो आप ये देखें कि एक दफा तो इनाम गनी साहब ने बता दिया कि जी हमें देख के जो मरकजी मुल्जिम आबिद था वो देख फरार हो गया, ठीक है ना, अपनी बीवी के साथ। उसको ये पता था, यानी कि मुल्जिम, उसे पता था कि यानी कि मुल्जिम जो है, मुल्जिम तैयार था कि पुलिस मेरी तरफ आ रही है और मैंने निकलना है। आईजी पंजाब साहब ने कहा जी अफसोस की बात यह कि खबरें ज्यादा फैल गई थी, आबिद जो था वो तैयार था मुकम्मल तौर पर कि पुलिस किसी वक्त पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरीके से आबिद उनके पहुंचने से पहले वहां से फरार हुआ, उसे शक नहीं था, उसे यकीन था कि पुलिस आ रही है। आपका तफ्तीशी निजाम यही खत्म हो गया कि आप उसको इतला मिल गई कि जी पुलिस उनकी जानिब आ रही है, वो वहां से निकल गया। और हम माशाल्लाह से कौम की एक और बेटी उसके घर से उठा के ले आए। बेटी चाहे किसी की भी हो, कौम की बेटी हो, वो कौम की इज्जत होती है, लेकिन पुलिस जो है उसकी बेटी को उठा के ले आई। और उसका मतलब अब कहां है उसकी बेटी, पुलिस के जेर हिरासत में किधर है, ये अभी तो पुलिस वाले बेहतर जानेंगे। और उसके बाद गुज़श्ता रोज जो कार्रवाई हुई, जो इतना हाइप इस वाक़े को मिल गई थी, और उसके बाद जो सब तैयार थे, और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने इत्तफाक से कल सुबह में ही जो अल-अमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मैं बहुत सारी बातें बता नहीं सकता मीडिया के सामने, और ये और वो जिस तरीके का उनका दबंग अंदाज है, उनके मुताबिक तो तफ्तीश मुकम्मल हो गई थी। सीसीपीओ साहब को उन्होंने शाबाशें दे के 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा सीसीपीओ को शाबाश देते रहे। लेकिन तफ्तीशी यहां तक थी, तफ्तीशी का किरदार ये रहा कि कल जब पुलिस को इतला मिली, जब गुज़श्ता परसों जो पुलिस ने 4 से 5 लोग जो थे मुल्जिम आबिद के करीबी लोग पकड़े थे, उनकी निशानदाही पर जो राजा जंग का एरिया है, जो आबाई इलाका है इनका, वहां पे जब कल पुलिस ने छापा मारा, वहां पे इसका बहन आबिद की बहन और बहनों ही काम करते थे। पुलिस के जब इतला मिलने पर जो उसके घर पे पुलिस ने जो पोजीशन ली, सिविल कपड़ों में सिर्फ 4 एहलकार जो थे वो उसके घर छुपे। लेकिन या तो आबिद के पास इल्मे गैब है, या तो कोई और चक्कर है कि आबिद को घर में दाखिल होने से पहले पता शक हो गया कि पुलिस आसपास है, और वो वहां से फरार हुआ और घर के पीछे जो खेत थे वहां चला गया। और 5 घंटे पुलिस की और आबिद की ये जो पकड़म पकड़ाई रही और वो चलती रही। मौके पर सिर्फ चप्पल और चादर आबिद की रह गई, और आबिद जो है पुलिस के चंगल से जो है फिर फरार हो गया।
तफ्तीशी निजाम तो यह है कि आप पहुंच चुके हैं, लेकिन आप मतलब देखें ना, आपने 10 दिन पहले कह दिया जी मरकजी मुल्जिम आबिद है, ठीक है ना। कौम को ये नहीं जानना था कि मरकजी मुल्जिम कौन है। हम लोग इस वक्त जो कौम मुतालबा कर रही है पुलिस की जानिब, CCPO की जानिब, IG पंजाब की जानिब, जिस तरीके से कौम इस वक्त देख रही है, हुकूमत की जानिब देख रही है, वो सिर्फ ये कि मरकजी मुल्जिम को पाकिस्तान की अवाम जेर हिरासत देखना चाहती है। और पाकिस्तान में इस मुल्जिम को आपको पकड़ना होगा। लेकिन नबील, मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि आप क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, ये तमाम जो अरकान है हुकूमती उनकी, तो बॉडी लैंग्वेज क्या नजर आती है? क्या पकड़ा जाएगा वो मरकजी मुल्जिम? क्योंकि अभी तक तो ताहाल तो वो मफरूर है, और कल भी यानी जो फ्रेश कार्रवाई हुई है, बल्कि रात में वो ननकाना साहब हुई और वहां से भी वो फरार हो गया। तो अब आपको क्या नजर आता है कि वो कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा और क्या सूरत हाल? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की जो मैं आपको बात बताऊं ना अदील, फिर हम जरा चलेंगे जो गुज़श्ता हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, सही उनकी बॉडी लैंग्वेज तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत पॉजिटिव थी। मतलब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जी मैंने और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके 72 घंटे के इंतहाई कम वक्त में जो है हम मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं। उनमें एक आबिद का नाम था और एक वकारुल हसन था। वकारुल हसन तो अभी तक किसी हद तक उसका DNA मैच नहीं हुआ, खुद भी पहुंच गया, उसकी निशानदाही पे शफकत पकड़ा गया, शफकत का DNA जो है वो मैच हो गया। लेकिन बात जहां तक बॉडी लैंग्वेज के बुज़दार साहब के मुताबिक तो वो दोनों मरकजी मुल्जिम थे और उन तक वो पहुंच जाएंगे। उस दिन भी उन्होंने कहा था कि जी हम जितनी जल्दी हो सका पहुंचेंगे, मुझे अपनी टीम पे यकीन है। पाकिस्तान के तमाम माजरत के साथ पंजाब की तमाम हुकूमती मशीनरी और जितनी पुलिस फोर्स है, बाकी जितनी एजेंसी लगी हैं और जल्द हम पहुंच जाएंगे। जारी रहेगी। यहाँ पे एक और मुझे छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते, एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों का सिलसिला जारी है। मजीद आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू वहीं से जोड़ते हैं जहां से ये सिलसिला टूटा था। नबील, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वो बता रहे थे कॉन्फ्रेंसेस की सूरत हाल और बॉडी लैंग्वेज और तफ्तीशी जो भी निज़ाम है, तो मैं चाहूंगा वहीं से सिलसिला जोड़ें। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था अदील के जो तफ्तीश जो मैंने आपको जैसे बताई कि 2 दफा जो मुल्जिम आबिद है वो आपके चुंगल से निकल के चला गया। इतना अहम केस है जो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से लोग भी जो हैं वो इस पे नजर जमाए बैठे हैं कि क्योंकि जितनी इस केस को हाइप मिल गई है। थोड़ा सा अगर हम 2 साल पहले का वाकया देखें, जो ज़ैनब वाकया हुआ था, उसमें जो मुल्जिम था वो पकड़ा भी गया था और उसके मतलब ये सामने आया कि पाकिस्तान में सबसे मतलब मुद्दत के हिसाब से छोटा केस था कि उसको सजा मिल गई और कहानी खत्म हो गई। उस केस को भी इतनी हाइप क्रिएट हुई मिली थी और अब एक इसको मिली है। लेकिन बात यह है कि जब से ये वाकया हुआ और अब तक आज 18 सितंबर हो गई है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने IG पंजाब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वकार का और आबिद का नाम लिया। आबिद मरकजी मुल्जिम था, वकार उनका जी शरीक मुल्जिम था। लेकिन अगले 1-2 रोज के बाद जो है वकार ने खुद अज़गुद जो थी गिरफ्तारी दे दी। उस पर जो है उसमें थोड़ी देर के लिए नाम आया अब्बास का जो बरादर निस्बती था। पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसको पकड़ने के लिए जो भाग दौड़ शुरू की। अब्बास भी खुद आ गया, जी मैं हाजिर हूं, मुझसे पूछ लो जो पूछना है। अब पीछे बात क्या रह गई, जो मरकजी मुल्जिम अब जो वकारुल हसन है उसी ने नाम लिया शफकत का। और अब मरकजी मुल्जिम आबिद जो वो तो पहले जो था वो नामजद था कि वो तो कंफर्म था कि मरकजी है। अब मैं यह बात ये करना चाह रहा हूं कि पुलिस क्या कर रही है, तफ्तीश कैसे कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, अभी तक जो नजर आ रही है वो तफ्तीश जो है वो बहुत कमजोर या वीक है। बल्कि यही मामला है। फैज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, वक्त मेरे पास महदूद है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप इस पूरे वाकये को, अब सानहा वाकया, उसके बाद कार्रवाई, हुकूमती अरकान, पुलिस, तफ्तीश, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे नबील साहब ने उसका ज़ैनब केस का भी जिक्र किया, इसके अलावा पूरी बताई है कि किस तरह से पुलिस अब तक मुसलसल नाकाम होती जा रही है। देखिए, ज़ैनब केस इतना हाई प्रोफाइल था, सब कुछ हुआ, मुजरिम पकड़ा गया, खत्म भी हो गया, फांसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या उसके बाद
तवातुर से वाकयात नहीं हो रहे, बच्चों के साथ मुसलसल हो रहे हैं। कराची में भी मरवा का वाकया हुआ, ये भी तो अच्छा उसके बाद अभी देखिए, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपका पुलिस का पूरा निजाम जो है इस वक्त सियासत ज़दा हो चुका है। वहां पर जो भर्तियां हो रही हैं सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर हो रही हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क का ये हाल है। जब तक कि आप इस डिपार्टमेंट को, इस महकमे को तमाम अपनी जो तासुबात हैं, वाबस्तगियां हैं, उनसे आजाद करके एक बहुत आजाद वो इदारा नहीं बनाएंगे, आपको इन्हीं नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोसिक्यूशन, जैसा कि आपके वकील साहब ने भी कहा, कासी साहब ने भी कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन ही नहीं हो रही, तफ्तीशी प्रॉपर नहीं हो रही, एविडेंस कलेक्शन नहीं हो रही। एक बहुत क्विकली मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, जो कराची में वाकया हुआ कि एक वो टैंकर वाले ने अपने भाई बहन को मार दिया, और वो एक पुलिस वाला वहां मौजूद था, उसने लिया, ड्राइवर से पैसे लिए, उसको चलता कर दिया, उसको सीन से फरार करवा दिया पुलिस वाले ने, पैसे लेके, जो आपके अपने मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। तो जब खुद आपकी पुलिस का ये हाल होगा कि उनकी करप्शन का और कोई उनकी हद ही नहीं है किसी भी चीज की, यानी आपको ये नजर आता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से या कारकर्दगी इतनी कमजोर नजर आती है कि फ्लॉस हैं। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। फैज साहब, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और तजिया दिया। नबील, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया कीमती वक्त और तजिया देने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।